Hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो देखो हमारा यूनिट 5 हो गया, 4 भी हो गया और 3 भी हो गया. आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसमें हमारा ये अब यूनिट 2 और यूनिट 1 बहुत ही लेंदी टॉपिक्स हैं. तो ये आपको तीन चार वीडियोस में आप लोगों को ये वाले टॉपिक्स दिखेंगे यूनिट 2 तक खासकर, क्योंकि टीचिंग लर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा सारी थ्योरीज कवर करेगा. तो देखो जो आपके टॉपिक है उसके अंदर थ्योरीज वगैरह पढ़नी है. आज हमें रोल ऑफ, देखो उसमें रोल ऑफ टीचर है, रोल ऑफ लर्नर है, वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो आप लोग खुद कर सकते हो. ठीक है, जो थ्योरीज हैं जैसे जो करवाने की चीज़ है तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. वो हम आज सारी डिस्कस करेंगे थ्योरी. जैसे आप लोगों को थंबनेल पे भी दिखा था कि सारी थ्योरीज किसकी पढ़ेंगे. आज हम जितनी भी हमारी बिहेवियरिज्म की थ्योरीज है सारी वो करेंगे. तो चलिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर वीडियोस कैसी लगी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और जो भी चैनल पे आएगा बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएगा अगर उन्हें वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो. चलिए शुरू करते हैं. चलो देखो, तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग आज हमारा ये टॉपिक है, तो इसको हम शुरू करते हैं. देखो, लर्निंग थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो आपको उसमें भी दिया हुआ है क्या क्या है. कॉग्निटिविज्म है और कंस्ट्रक्टिविज्म है और बिहेवियरिज्म है. अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो कौन आया था, बिहेवियरिज्म आया था. बिहेवियरिज्म के बाद कॉग्निटिव, सबसे पहले बिहेवियरिज्म, फिर कॉग्निटिविज्म और उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म. ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बिहेवियरिज्म के बारे में, जितनी भी बिहेवियरिज्म से थ्योरीज आई हैं. और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बता देंगे कि जैसे इनके एजुकेशन में यूजेस क्या हैं. ठीक है, वो डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कॉग्निटिविज्म की थ्योरी करेंगे. फिर उससे अगली क्लास में हम कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म शायद एक साथ ही कर लें. देखते हैं, पहले आज की क्लास में डिस्कस करते हैं. चलो, तो देखो कुछ कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं उनमें सबसे बड़े बड़े नेम्स क्या क्या हैं. जैसे नाम चॉम्स्की हो गए, या आपके ब्रूनर हो गए. ब्रूनर तो फादर कहा जाता है कॉग्निटिविज्म का इनको. ठीक है, रॉबर्ट गैगनी हो गए, डेविड हो गए. ठीक है, और बिहेवियरिज्म में आपकी जेवी वॉटसन कौन है, फादर है. पावलोव की थ्योरी हो गई, बहुत ही फेमस थ्योरी है. उसके बाद स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, बंड्यूरा हो गए, है ना. उसके बाद देखो कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन हो गया आपके, वाइगॉस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, जॉन डूई हो गए, ब्रूनर हो गए, ये आपके जेरोम हो गए. उसके बाद ह्यूमैनिज्म में देखो अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स. अगर देखो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले क्या था, अगर आपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थोड़ा बहुत भी आप लोगों को ध्यान है, सबसे पहले बिहेवियरिज्म, जो लर्निंग थ्योरी था उनके प्रोस्पेक्टिव से बता रही हूँ मैं आपकी. बिहेवियरिज्म के बाद किसकी बात आई, कॉग्निटिविज्म, गेस्टाल्टवाद. ठीक है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इसके बाद है. मतलब आप लोग इसकी थ्योरीज भी पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इनकी भी लर्निंग थ्योरीज हैं, क्योंकि ये सारा टीचिंग लर्निंग के बारे में बता रहा है. उसके बाद कॉग्निटिविज्म के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद ह्यूमैनिज्म के बारे में पढ़ोगे, और उसके बाद लास्ट में कंस्ट्रक्टिविज्म. ये आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है. इससे पहले कौन थे, इससे पहले स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है और साइको एनालिसिस है. ये आपके स्कूल ऑफ एनालिसिस है. सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. उसके बाद आपका ये आ जाएगा कॉग्निटिविज्म, उसके बाद ह्यूमैनिज्म, फिर लास्ट में कंस्ट्रक्टिविज्म. ठीक है, तो हमें क्या पढ़नी है, ये वाली जितनी थ्योरीज है नीचे BGCHC. ठीक है, BGCHC. तो सबसे पहले आज हम बिहेवियरिज्म से शुरू करते हैं लर्निंग थ्योरीज के बारे में. ठीक है, बिहेवियरिज्म के फादर किसको बोला जाता है, JB वॉटसन को बोला जाता है. तो वो जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो तो CDP के स्टार्टिंग में भी आप लोग अभी जो यूनिट 1 है ना उसमें भी एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगी. लेकिन आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो इस वाली थ्योरीज पे देना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में भी पूछी जा रही है कि टीचिंग लर्निंग थ्योरीज बताओ. अब बिहेवियरिज्म, जो बिहेवियरिस्ट थे इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि जो भी चीज़ होगी, जो भी चीज़ बच्चा सीखेगा वो सिर्फ और सब एनवायरनमेंट से सीखेगा. ठीक है, ये किस पे विश्वास रखते थे, कंडीशनिंग पे विश्वास रखते थे. ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिनोमेना को इम्पोर्टेंस देते थे. ये मेंटल एस्पेक्ट्स पे इनसे कोई लेना देना नहीं था. अगर हम इनकी बात करें तो इनका कहना है कि यहाँ पे अगर सपोज करो कोई चीज़ रखी है तो बच्चा ने उस चीज़ को देखा और बच्चे ने उठा लिया. ठीक है, बस उसने देखा और उसने उठा लिया.
लेकिन जो कॉग्निटिविज्म है, कॉग्निटिविज्म जो ये साइकोलॉजर्स हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई उसने प्लेट देखी या प्लेट के अंदर कुछ है, तो भाई उसके मन में आया, उसके दिमाग तक सिग्नल्स पहुंचे, फिर दिमाग ने उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया और फिर उसने आपको वहाँ पे आपको इशारा दिया कि भाई तुम उसे उठाओ। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन ये प्रोसेस के बारे में बिहेवियरिज्म जो है, बिहेवियरिस्ट जो है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये किस पे कि फोकस करते हैं, बस ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, मतलब जो चीज़ दिख रही है वही सब कुछ है। ठीक है, टैलेंट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, इनको इनसे कुछ मतलब ही नहीं है इनको, बिहेवियरिस्ट्स को। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलत बात है कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब कुछ एनवायरनमेंट ही है, हेरिडिटी कुछ भी नहीं है। इनका जो मानना था, ये कह रहे थे कि जो बिहेवियर, जो वॉटसन है, वॉटसन का आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, इन्होंने क्या कहा था कि आप मुझे ना, इन्होंने एल्बर्ट नाम के एक बच्चा था 11 मंथ्स का, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। क्या किया था उन्होंने एल्बर्ट नाम के बच्चे पे, ये कितने महीने का था, एल्बर्ट 11 मंथ का था, इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था कि जो टॉय होते हैं ना, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज होते हैं रैबिट वगैरह के, तो जब भी वो उस रैबिट के टॉय को छूता तो पीछे जो एल्बर्ट, जो ये वॉटसन थे, कोई बहुत ही भयानक सी साउंड चला देते, तो बच्चा क्या हो गया, उससे डरने लग गया। तो उन्होंने इसकी क्या कर दी, कंडीशनिंग कर दी। तो यही कहते थे कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अमीर बच्चा हो, चाहे वो गरीब बच्चा हो, तुम मुझे मेरे पास दे दो, एनवायरनमेंट का ही उन बच्चों पे फर्क पड़ता है, ऐसा बिहेवियरिस्ट का कहना था। समझ गए? अकॉर्डिंग टू देम 3 इमोशंस फ्रॉम बर्थ, उनके हिसाब से बर्थ से सिर्फ 3 इमोशंस होते हैं, एक फियर, एक एंगर और एक लव। किनके हिसाब से, बिहेवियरिस्ट के हिसाब से, इनके हिसाब से एनवायरनमेंट ही सब कुछ है हेरिडिटी से। ओके, कंडीशनिंग, तो बिहेवियरिस्ट जो थे वो कंडीशनिंग को ही सब कुछ मानते थे। कंडीशनिंग मतलब जैसे कि हम उन्हें सिखा देंगे विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब हम उन्हें कोई, जो ये बिहेवियर्स थे इनका जो सारा कुछ चलता था वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के फिनोमेना पे चलता था। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, एस हियर स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस। जैसे तुम ऐसे रूम में खाली बैठे हो, मैं तुम्हें चॉकलेट का लालच दूंगी, तो लालच क्या है यहाँ पे, स्टिम्युलस है, तो उस चॉकलेट के लिए तुम क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो वो तुमने वो एक्टिविटी करना क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो यही जो था इनका बिहेवियरिस्ट का मानना था। ठीक है, ये देखो जेबी व्हाट्सएप है, वॉटसन और रेनर है इनके तो इन्होंने एक स्टूडेंट था लिटिल एल्बर्ट जो सिर्फ 11 मंथ का था, उस पर क्या करी थी, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि इस पे इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्होंने अपने आप को प्रूव किया था। ठीक है, जितने भी आप लोग बिहेवियरिज्म की जितनी भी थ्योरीज देखोगे ना, इन सब ने अपनी थ्योरीज को प्रूव किया दिखा के। ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत बोल बाला रहा है पूरा। अगर 90s अगर हम देखेंगे तो इनका पूरा बोलबाला है। ठीक है, किनका, बिहेवियरिज्म का। भाई जब इन्होंने जो चीज़ सिर्फ बोल के प्रूव नहीं करी, इन्होंने करके प्रूव करी है वो चीज़। आगे इनकी सारी थ्योरीज भी देखोगे आप। ठीक है, तो कंडीशनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, किसकी, कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग 2 तरीके से होती है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ओपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। समझ गए आप? अगर आपसे पूछे जाएगी कि फादर कौन है बिहेवियरिज्म का, तो आप क्या बोलोगे, जेबी वॉटसन इसके कौन है, फादर है। और अगर आपसे बोले कि मदर कौन है बिहेवियर थेरेपी की, तो इन्होंने काउंटर कंडीशनिंग करी थी। वो जो बच्चा था, जो एल्बर्ट था, उन्होंने इसकी क्या करी थी, लिटिल एल्बर्ट की क्लासिकल कंडीशनिंग करी थी। मतलब उसको ऐसे डरा दिया था ना, वो रैबिट देते थे तो उसको साउंड सुनाई देती थी, तो उससे बहुत डरने लग गया था। तो काउंटर कंडीशनिंग का मतलब है उस डर से उन्होंने उसे बाहर निकाला था, मतलब जो भी उस बच्चे के साथ कंडीशनिंग हुई है उसको उल्टा कर दिया, तो इसलिए काउंटर कंडीशनिंग कर दी उसकी। तो इनकी मदर कौन बोला जाता है, मैरी कवर जोन्स को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना, कौन, मैरी कवर जोन्स को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ बिहेवियरिस्ट थेरेपी। और ये इनका क्यों, क्योंकि काउंटर कंडीशनिंग करी थी इन्होंने। ठीक है, काउंटर कंडीशनिंग के लिए। अब कुछ फेमस बिहेवियरिस्ट के नाम देखो। सबसे पहले जॉन लॉक। जॉन लॉक, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अगर आप लोगों से क्वेश्चन आए कि किसने कहा है कि जो बच्चे का चाइल्ड है, माइंड ऑफ चाइल्ड इज टेबुला रेसा। टेबुला रेसा का मतलब क्या है कि बच्चे का एक ब्लैंक स्लेट है। ठीक है,
क्या है, ब्लैंक स्लेट है, मतलब अगर हम उसके ऊपर चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसे ढाल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना, कि बच्चा अभी तो कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। ठीक है, बी एफ स्कीनर, बी एफ स्कीनर क्या हो गया, रेडिकल बिहेवियरिस्ट है ये। कौन? बी एफ स्कीनर, रेडिकल बिहेवियरिस्ट। इनकी थ्योरी बस जैसे ये चीज़ें याद रखो, अगर आपसे पूछे रेडिकल बिहेवियरिस्ट कौन है, बी एफ स्कीनर। इनकी थ्योरी का नाम क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आपसे पूछे कि टेबुलर ऐसा माइंड ऑफ चाइल्ड इज ब्लैंक स्लेट और टेबुलर ऐसे किसने कहा था, तो आप क्या बोलोगे? जॉन लॉक ने कहा था। फिर एक क्लॉक हॉल है, ये भी बिहेवियरिस्ट है। अगर इनकी थ्योरी पूछे कौन सी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। अगर आपसे पूछे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी है, तो आप बोलोगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। पावलोव की कौन सी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। अभी ऊपर मैंने आपसे बताया कि दो टाइप की थ्योरीज होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी बताते हैं आगे चल के क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या फ़र्क है। फिर टोलमैन है, इनकी कौन सी है? साइन और लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, ये आपको सारे बिहेवियर्स दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? डॉग पे किया था। मैं इसको आप लोगों की पूरी कहानी सुना देती हूँ। इन्होंने क्या किया था, ये डॉग को लेके आए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डॉग ले आए, डॉग को बांध के रख दिया। ठीक है, तो पहले बेल बजाई, सबसे पहले क्या करी? बेल बजाई। तो बेल बजाई तो डॉग कोई रिस्पांस देगा? डॉग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर क्या किया, इन्होंने उसे फूड दिया। फूड देख के डॉग ने रिस्पांस किया। क्या रिस्पांस किया? फूड को देख के डॉग के मुंह में क्या आ गया? सलाइवा आ गया। तो यहाँ पे रिस्पांस कैसे किया उसने? थ्रू सलाइवा। अब जब भी डॉग को फूड दिया जाता तो उसके साथ बेल भी बजा दी जाती। तो मतलब जब जब फूड आएगा तब तब बेल बजेगी, जब जब फूड आएगा तब तब बेल बजेगी। तो अगली बार क्या किया? फूड ही नहीं दिया। ठीक है, अगली बार क्या किया? फूड नहीं दिया, पहले बेल बजा दी। तो जैसे ही बेल को सुना तो भी उसके मुंह में क्या आ गया? डॉग के मुंह में सलाइवा हो गया, अब आ गया। तो पहले पहले स्टिम्युलस कौन था? फूड था। लेकिन अब तो स्टिम्युलस बेल भी हो गई ना, क्योंकि बेल को सुनते ही डॉग के मुंह में क्या आ गया? सलाइवा आ गया। तो इसी को बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ इस थ्योरी को एस एस लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। एस एस लर्निंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो स्टिम्युलस है। कैसे? पहला जो स्टिम्युलस था वो क्या था? फूड था। और जो दूसरा स्टिम्युलस है वो क्या है? बेल है। समझ गए? पहला, इसलिए इसे एस एस लर्निंग थ्योरी भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे दो है। पहले फूड दिया जा रहा था तब उसके मुंह से सलाइवा आ गया, और अब इन्होंने फूड को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बेल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बेल बजती डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता। समझ गए? सलाइवा आना क्या है? रिस्पॉन्स है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है, और कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है। किसको? पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। समझ गए? तो ये ना ध्यान रखना कि क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर आपसे पूछे कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कौन सी है, तो ये भी यही वाली है, पावलोव की थ्योरी है। कंडीशन रिफ्लेक्स कौन सी है, तो वो भी पावलोव की है। एसएस थ्योरी कौन सी है, ये भी पावलोव की है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ टर्म्स देखो। ये पूछ सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के फीचर्स बताओ, क्लासिकल कंडीशनिंग के टाइप्स बताओ। तो देखो, एक न्यूट्रल स्टिम्युलस होता है, एक अनकंडीशनल स्टिम्युलस होता है, एक अनकंडीशनल रिस्पांस होता है। देखो, बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले की बातें ये। न्यूट्रल स्टिम्युलस, अगर मैं न्यूट्रल स्टिम्युलस की बात करें तो ऐसा स्टिम्युलस कि उस स्टिम्युलस से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो हम उसे स्टिम्युलस बोल क्यों रहे हैं जब प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। लेकिन बाद में उसी स्टिम्युलस से उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जब सबसे पहले हमने उसकी कंडीशनिंग नहीं करी थी, जब तक हमने उसे सिखाया नहीं था, तो उससे पहले न्यूट्रल स्टिम्युलस बेल थी। बेल को बजाने के बाद डॉग के मुंह में कोई सलाइवा नहीं आया, सलाइवा नहीं आया, तो इसलिए न्यूट्रल स्टिम्युलस हो गया। उसके बाद अनकंडीशन स्टिम्युलस। अनकंडीशनल स्टिम्युलस मतलब हमने उसकी कंडीशनिंग नहीं करी ना अभी, लेकिन उसके मुंह में सलाइवा आ गया बिफोर, तो वो क्या था? फूड। फूड को देख के उसके मुंह में क्या आ गया था? सलाइवा आ गया था। फिर उसको देख के ही उसने क्या किया था? फूड को देख के सलाइवा आया, सलाइवा इज अ रिस्पॉन्स। तो वहाँ पे ये क्या हो गया? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन क्यों हुआ? नहीं, क्योंकि बिफोर कंडीशनिंग है। जब हमने उसकी कंडीशनिंग कर दी, कंडीशनिंग कर रहे थे, मतलब जिस दौरान कर रहे थे, तो वहाँ पे कंडीशन स्टिम्युलस का वर्ड यूज हुआ है। किसका? सी एस। यहाँ पे अब स्टिम्युलस क्या हो गया? ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेल। तो बेल जैसे ही बज रही थी तो उसके मुंह में सलाइवा आ रहा था
ठीक है, आफ्टर कंडीशन। तो जैसे ही बेल बजाई तो उसके मुंह में क्या आ गया, सलाइवा हो गया, तो वहां पे उसने सलाइवा क्या है, रिस्पॉन्स है। तो अब जो रिस्पॉन्स आया है वो कंडीशन करने के बाद आया, मतलब बेल बजाई और मुंह से सलाइवा आने लग गया, तो वो क्या हो गया, वो जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, CR। समझ गए ये टर्म्स, अगर आएंगे तो पूछोगे तो पूछा जाएगा वहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ और वर्ड्स है, एक्विजिशन, इसका मतलब क्या है, एक्वायर्ड, मतलब डॉग ने इसको जो न्यूट्रल स्टिम्युलस था उसको दिमाग में बिठा लिया ना अपने, मतलब एक्वायर कर लिया कि हाँ भी बेल बजेगी तो खाना आएगा। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्वायर करना। डॉग स्टार्ट्स टू रिस्पॉन्स ऑन न्यूट्रल स्टिमुलस, डॉग ने न्यूट्रल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गई थी कि हैबिट बन जाना। ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की हमारी क्या बन जाना, हैबिट बन जाना। उसकी हैबिट बन गई रिस्पॉन्स करना किस पर, बेल पर। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना। मतलब अगर फूड के लिए बेल बजेगी या फिर किसी और चीज़ के लिए बेल बजेगी तो डॉग क्या कर सकता है वहाँ पे, समझ सकता है कि ये वाली बेल इसकी, ये वाली सब बेल उसकी है। किसी मतलब खाने की बेल नहीं है, तो बेल की साउंड्स में क्या कर सकता है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एक्सटिंक्शन, अब देखो कुछ टाइम तक हम उसे खाना देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, समझना मेरी बात को। अब बेल बजा रहे हैं लेकिन खाना नहीं आ रहा, फिर बेल बजा रहे हैं फिर खाना नहीं आ रहा, तो क्या होगा, उस कुछ टाइम के बाद उसके दिमाग से चली जाएगी, गायब हो जाएगी, तो उसी स्टेट को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्शन। बेल लगने पर फूड ना आए बहुत टाइम तक। फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कई बार एकदम से बेल बजी और एकदम से डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया, तो इसका मतलब क्या, एकदम से उसे बस याद आ गई, बस स्पॉन्टेनियस, अचानक से बेल बजी और सलाइवा आ जाए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इन वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया। तो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी क्या थी, यही थी, जिसमें अगर आपसे पूछे क्लासिकल कंडीशनिंग के टाइप्स पूछ लिया, फिर आपके क्लासिकल कंडीशनिंग के फीचर्स पूछ लें, तो यही है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस। फिर और ये वर्ड्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछे क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या क्या तरीके हैं, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, इसका मतलब कि एक के बाद एक। ठीक है, जैसे स्टिमुलस, स्टिमुलस के तुरंत बाद रिस्पॉन्स, एक के बाद एक। साइमल्टेनियस, जैसे बेल बजी, बेल के साथ साथ क्या आ गया, खाना आ गया। डिलेड कंडीशनिंग, मतलब बेल तो बज गई लेकिन खाना थोड़ी देर बाद आया। ठीक है, मतलब स्टिमुलस तो हमने से पहले दे दिया और रिस्पॉन्स आने में टाइम लगा। रिस्पॉन्स आने में क्यों टाइम लगा, अभी खाना तो बहुत देर बाद आया ना। फिर उसके बाद ट्रेस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग का मतलब क्या है, साथ साथ बेल भी बज गई और साथ साथ खाना भी आ गया, फूड भी आ गया। बैकवर्ड कंडीशनिंग, पहले फूड आ गया उसके बाद बेल बज रही है। और फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब तो यही है जो वो अभी कर रहा था कि बेल बजी, देन उसके बाद क्या आ गया, फूड आ गया। समझ गए, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग के मतलब कि साथ साथ एक के बाद एक। डिलेड का मतलब बेल बजने के थोड़ी देर बाद। ट्रेस का मतलब क्या, दोनों इकट्ठे। बैकवर्ड का मतलब क्या है, पहले खाना आ गया फिर बेल बज रही है। और फॉरवर्ड का मतलब क्या, पहले बेल बजी है उसके बाद खाना आया है। समझ गए, तो कह सकते हैं साइमल्टेनियस और फॉरवर्ड एक ही जैसा है ऑलमोस्ट। ओके, चलो भाई, स्किनर की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बिहेवियरिज्म में, और स्किनर की थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो स्किनर की थ्योरी उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या कहा जाता है स्किनर की थ्योरी को, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसकी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, RS थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्किनर ने कहा था अकॉर्डिंग टू हिम कि जो अभी तुम ऐसे खाली तो बैठे नहीं रहोगे ना कुछ तो एक्टिविटीज़ करते ही रहोगे। बिल्कुल खाली तो आइडियल तो कोई भी नहीं बैठ सकता। अगर हम लोग आपको एक रूम में बंद कर देते तो क्या खाली बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ इधर उधर तो हाथ पैर मारोगे। तो उन्होंने कहा कि पहले रिस्पॉन्स किया जाता है उसके बाद स्टिमुलस दिया जाता है, इसलिए RS थ्योरी। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, डॉग पे किया था। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, रैट पे किया था। ठीक है, इसलिए इनकी जो थ्योरी है, इसे क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी। ठीक है, देखो
अब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में अंतर क्या है, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि आगे चल के बताएंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में फ़र्क क्या है। लर्निंग बेस्ड ऑन, वहाँ पे जो डॉग था वो क्या कर रहा था, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स स्टिम्युलस। लेकिन यहाँ पे जो चूहा है, अभी स्क्रीनर का आप लोग एक्सपेरिमेंट देखोगे, जो यहाँ पे लर्निंग है वो वॉलेंट्री, जो वहाँ पे जो लर्निंग हो रही है पावलोव वाले में, पावलोव एक्सपेरिमेंट में, क्लासिकल कंडीशनिंग में, वहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स से हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो वॉलेंट्री बिहेवियर से हो रही है। फर्क है दोनों में, ठीक है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। इसको क्या बोला जाता है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कि डॉग है, डॉग ने रिस्पोंड किया, कैसे किया, उसके मुंह में सलाइवा आया, ठीक है, और यहाँ पे लर्निंग किस पे हुई, वॉलेंट्री बिहेवियर से। ठीक है, तो ये वर्ड ध्यान रखना, उसमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स स्टिम्युलस था और इसमें क्या है, वॉलेंट्री बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस है। रिस्पॉन्ड, क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या बोला जाता है, रिस्पोंडेंट थ्योरी भी कहा जाता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। अब समझो कि रैट के में क्या था, अब इंस्ट्रूमेंटल क्यों बोला जाता है, जैसे रैट था, रैट को उठा के एक पिंजरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब भाई वो पिंजरे में रैट क्या कर रहा है, इधर उधर उधर इधर फुदक रहा है, इधर उधर उधर इधर क्यों फुदक रहा है, वॉलेंट्री एक्शंस। हम कहते हैं ना कि वॉलेंट्री एक्शंस लेने चाहिए। वॉलेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉलेंट्री एक्शंस मतलब कि आप खुद से डिसाइड, आप खुद से ले रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो डॉग था, डॉग के मुंह के अंदर सलाइवा आ रहा था, वो डॉग कोई जान पूछ के नहीं ला रहा था, वो अपने आप, जो चीज़ अपने आप होती है, जैसे आप लोग अपने आप छींकते हो तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। खांसी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन पलकें झपकाना ये भी एक तरीके से इनवॉलेंट्री, लेकिन जब आप अपनी मर्जी से झपकाओगे तो वो वॉलेंट्री हो गया। तो रैट क्या कर रहा था, उस पिंजरे में अपने आप से क्या कर रहा था, घूम रहा था, तो वो वॉलेंट्री हो गया। समझ गए यहाँ पे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलेंट्री बिहेवियर होता है और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। समझ गए, जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो इनवॉलेंट्री है, मतलब उस पर आपका काबू, उस जैसे डॉग था, डॉग के उसके ऊपर काबू नहीं था, वो सलाइवा आ रहा था, वो ऑटोमेटिकली आ रहा था फूड को देख के। लेकिन जो रैट है, रैट के अंदर, रैट को पिंजरे के अंदर रखा है, लेकिन पिंजरे में वो अपनी मर्जी से घूम रहा है, क्यों, क्योंकि भाई उसे कुछ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी कमरे में उधर उधर हाथ पैर मारोगे क्योंकि आपको कुछ चाहिए, आपको क्या पता ये दिख जाए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं से तो बाहर जाने का रास्ता है। तो ऐसे ही रैट भी था, वो पिंजरे में था तो इधर उधर उधर ही घूम रहा था, फिर एक गलती से एकदम क्या हो गया, रैट में आप लोगों का कि उसने किसी लीवर को दबा दिया या फिर कुछ, तो एकदम से उसके सामने क्या आ गया, खाना आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले उसने रिस्पॉन्स किया, बाद में उसे स्टिम्युलस मिला, फिर अगली बार क्या समझेगा रैट, धीरे 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 वो उसका आदी हो जाएगा। तो लर्निंग वॉलंटरी बिहेवियर से होती है, मतलब आप अपनी सूझबूझ से सीखते हो। बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। समझ गए या नहीं समझे, आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो आगे देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफ्रेंशिएट कर लोगे। जो रिस्पॉन्स है मेड बाय ऑर्गेनिजम्स टू द एनवायरनमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या है, वही जो मैं बता रही हूँ कि जो रिस्पॉन्स है वो कौन करता है, ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो। जैसे वहाँ पे चूहा था तो चूहा रिस्पॉन्स कर रहा था, कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है बेसिकली ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक है रीएनफोर्समेंट और दूसरी है पनिशमेंट। ठीक है, रीएनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप उसकी तारीफ कर दो। ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, उसको प्रेज किया, तो रीएनफोर्समेंट हमेशा किसी को बढ़ावा ही देगी, उसकी जो लर्निंग है उसको बढ़ाएगी। लेकिन पनिशमेंट का मतलब क्या, आप उसको मार पीट के सिखा रहे हो, आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो वो हमेशा पनिशमेंट ये वाली चीज़ जो होगी वो हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी लर्निंग को, हमेशा ध्यान रखना। तो रीएनफोर्समेंट जो उसको मतलब शक्ति देना, जो उसको स्ट्रेंथ देगी, वो भी दो तरीके से होती है, एक इंक्रीज पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। ठीक है, रीएनफोर्समेंट भी दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जो पॉजिटिव होगी वो लर्निंग को इंक्रीज करेगी और जो एक नेगेटिव होगी वो लर्निंग को डिक्रीज करेगी। कैसे, जैसे आप बच्चे को गुड मार्क्स दे रहे हो, ठीक है, तो बच्चा, ये इसके लिए अच्छी बात है,
मतलब बच्चा सीख रहा है, तो आपने उसको कोई चीज़ दी, लेकिन अगर आप उसे रोज ही चॉकलेट दोगे, रोज चॉकलेट दे रहे हो, रोज चॉकलेट दे रहे हो, तो क्या होगा, वो बच्चे को मतलब ठीक है ना, रोज तो चॉकलेट मिल रही है, तो वो क्या कर देगी, उसको घटा देगी। ठीक है, तो री भी दो। री के शेड्यूल हैं, आपने इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ। शेड्यूल हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्टीन्यूस री, मतलब जब जब बच्चा अच्छा काम करके लाएगा तब तब हम उसको क्या करेंगे, प्रेज करेंगे। फिक्स होता है एक फिक्स रेशो, फिक्स इंटरवल, वेरिएड इंटरवल और वेरिएबल रेशो। इसमें देखो फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है। फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड इंटरवल आप लोगों को समझना है क्या होता है। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है कि आपने फिक्स कर दिया कि बच्चे की हम हर 5वें दिन तारीफ करेंगे, तो मतलब हर 5th डे उसकी तारीफ होगी। तो ये क्या होता है कि बच्चा जो काम करके लाएगा ना, वो 5वें दिन ही अच्छा काम करके लाएगा। पहले दिन जो 4 दिन काम करेगा वो इतना अच्छा नहीं करेगा। तो ये जो लर्निंग होगी फिक्स्ड इंटरवल में सबसे कम होगी, सबसे लीस्ट होगी। फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि मतलब बच्चा इतना काम करेगा, मतलब इतनी रेशो में, मतलब अगर 4 पेजेस तक काम करेगा तो तब इसकी तारीफ होगी। तो बच्चा क्या करेगा, 4 पेजेस 4th पेज तो अच्छा कर लेगा, लेकिन उससे पहले कि वो कम हो जाएगा। तो फिक्स्ड रेशो इतना अच्छा नहीं है, फिक्स्ड वाला जो है इतना अच्छा नहीं है लर्निंग के लिए। वेरिएबल वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल में भी एक देखोगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा कम अच्छा है। ठीक है, कौन से, वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल देखिए क्या होता है। वेरिएबल इंटरवल का मतलब है कि पता नहीं दूसरे दिन तारीफ हो जाए, तीसरे दिन, चौथे दिन कब तारीफ हो जाए। वेरिएबल रेशियो का मतलब है पता नहीं किस काम को वेरिएबल इंटरवल मतलब कितनी अवधि के दौरान हो जाए, हमें नहीं पता है। वेरिएबल रेशियो मतलब आज मैंने अच्छा काम किया, क्या पता मैम आज कर दे तारीफ, क्या पता 3-4 दिन बाद हमको प्रेज मिले। तो अगर सबसे अच्छी आप लोगों से पूछेंगे तो कौन सी होगी, तो आप लोग बोलोगे जो सबसे अच्छी होगी वो आप लोगों की वेरिएबल, ये 1 मिनट, अरे सबसे अच्छी अगर आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग बोलोगे कि वेरिएबल रेशियो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कौन सी, वेरिएबल रेशियो में सबसे ज़्यादा आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव लर्निंग होगी। तो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव कौन सा है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल फिक्स्ड इंटरवल पे, और सबसे अच्छा कौन सा है, वेरिएबल रेशियो पे। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। किसकी, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। किसको, थॉर्नडाइक को। ठीक है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर, मतलब कोशिश करते रहो, ट्रायल करते रहो, एरर करते रहो। तो इससे आप लोगों को क्या करोगे, सीख जाओगे। इसको पेन और प्लेजर की भी थ्योरी कहा जाता है। मतलब अगर आप लोगों को तारीफ करो, आप लोगों की तारीफ होगी तो आप लोगों को प्लेजर होगा, आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी तो आप लोगों को पेन होगा। तो अगर आपसे बोले कि फर्स्ट टाइम अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट, देखो फर्स्ट टाइम अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट के बारे में किसने बात करी, तो वो थॉर्नडाइक को ही जाएगा इसका श्रेय। ठीक है, ये फादर है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। इसका मतलब इन्होंने बुक लिखी है, कौन सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। एसएस थ्योरी किसकी कहा जाता है, पावलोव की थ्योरी को। उसके बाद रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी कहा जाता है। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस कहा जाता है, ये आप लोगों की, अरे क्या नाम था इनका भी, स्किनर की थ्योरी को, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एसआर किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक की थ्योरी को। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। और बॉन्ड और कनेक्शनिज्म भी थ्योरी भी थॉर्नडाइक की थ्योरी का ही नाम है। ठीक है, तो इनको एनिमल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। किसका, एनिमल साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो जो इनका एक्सपेरिमेंट था किस पे था, कैट पे था। तो कैट की क्या था, कैट यहाँ पे ऐसे बंद थी, बाहर हमने एक प्लेट थी, प्लेट के अंदर फिश ला के रख दी। तो क्या करने लगी कैट, यहाँ पे जो उसके लिए फिश थी वो स्टिमुलस का काम कर रही थी, तो कैट हाथ पैर मारने लग गई उस फिश को लेने के लिए। फट से उसका हाथ उस एक लीवर पे पड़ा और लीवर का गेट खुल गया। तो इसको देख के, स्टिमुलस को देख के उसने क्या किया, देखो स्टिमुलस क्या है, फिश है, और वो जो रैंडम हाथ पैर मार रही है वो कौन है, अब वो क्या है, रिस्पॉन्स है। समझ गए, एज अ मोटिवेटर। अगर मैं यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की मोटिवेशन की बात करूँ मैं, तो फिश उसके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रही है। वो फिश को लेना चाह रही है, फिश को लेने की उसके अंदर भूख है, नीड है, ड्राइव है। समझ गए, थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दिए लर्निंग के।
ठीक है। तो इनके कुछ प्राइमरी लॉज हैं और कुछ सेकेंडरी लॉज हैं। प्राइमरी लॉज देखो 3 है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि हम ये फटाफट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, और अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा तो आप लोग समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब अगर आप लोग क्या कहा था प्राइमरी लॉज में इन्होंने कि अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, आप लोगों को कुछ लर्न करना है, तो पहले आप लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, फिर आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर इफेक्ट, फिर उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है ना, सबसे पहले आप खुद को रेडी करोगे उसको, फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, फिर इफेक्ट दिखने लगेगा उस चीज़ का जो आपने किया था। तो ये प्राइमरी लॉज हो गए कुछ। ये प्राइमरी लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये दिए थे। याद करने का तरीका भी है, पहले मेहनत करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर इफेक्ट दिखेगा उसका। फिर सेकेंडरी लॉज देखो, सेकेंडरी लॉज इनके बस ऊपर ऊपर से देख लो, अगर आ जाएगा तो आप लोगों को। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जैसे फिश मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रही थी ना, तो इनकी लर्निंग की थ्योरी, अगर हम एजुकेशन में बात करें तो कैसे इंपॉर्टेंट है इनकी लर्निंग की थ्योरी एजुकेशन में ना। देखो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा रैंडम हाथ पैर मारेगा, बच्चा नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करेगा, बच्चा अपनी गलतियों से सीखेगा, तो वो सीख जाएगा। तो बिहेवियरिज्म बेसिकली ऑब्जर्व करके एनवायरनमेंट से बच्चा ऐसे सीखता है। लेकिन हर चीज़ बच्चा एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट उनका इंटेलिजेंस, उनके फियर, इमोशंस, ये सब भी तो ज़रूरी है, जिनको जो बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने नेग्लेक्ट करा है। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि बच्चा तोड़ तोड़ के सीखेगा। ठीक है, पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे अब अगर हम बच्चों को, छोटे बच्चों की बात करें तो बच्चों को एक बड़ा पैराग्राफ है, उनसे पूरा नहीं याद होता, तो हम क्या करते हैं, पहले भाई तू 2 लाइन कर, उसके बाद 2 लाइन कर, और उसके बाद 2 लाइन कर, और फिर इकट्ठा कर लियो। तो तोड़ तोड़ के याद करो चीज़ों को। ठीक है, फिर लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। एनालॉजी एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि आप अपने पुरानी जो चीज़ें ना उनके साथ उन्हें सीखो, और जो आपने नया सीखा है अपनी पुरानी नॉलेज में उसे ऐड करो। ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉजी का मतलब अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखो, और एसिमिलेशन का मतलब जो नया सीखा है तो जो आप लोगों की पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर उसे ऐड करो। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, मतलब अगर आपको आता है तो आप उसको आगे सिखाओ। ठीक है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, भाई आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो एटीट्यूड्स तो बनाने पड़ेंगे ना, किस किस तरीके से पढ़ना है। आप लोगों को अपना माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ प्राइमेसी, आपको प्राथमिकता किसे देनी है, आप लोगों को पहले क्या करना है। लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब क्या है बताओ। लॉ ऑफ रिसेंसी का इसका मतलब है, देखो कि जैसे आप लोगों ने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोगों को वो याद कैसे रहेगी। रिवीजन करना, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम है, ठीक है, चलो ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या वो चीज़ आपको याद रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपने करंट में पढ़ा है वो आपको ज़्यादा याद रहता है इन कंपैरिजन टू जो आपने पहले पढ़ा है। ये बेसिकली ये लोग उसके बारे में बता रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये लॉ सारे समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बोल रही हूँ, ये मेरे को भी पता है, लेकिन मेरे को इस टाइम बस इतना ही है कि आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाए। नहीं तो अगर आप इसको ढंग से करोगे तो आई नो एंड यू ऑल्सो नो दैट कि इसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद चलो बंड्यूरा को थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले हम सिर्फ बिहेवियरिज्म के पढ़ रहे हैं ना। देखो अब उसके बाद एक क्लार्क हल है, ये भी क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। जो इनकी बेसिकली जो इनकी थ्योरी है ये थॉर्नडाइक और पावलोव से ये बहुत प्रभावित थे, तो उसके बेस पे ही इन्होंने ये थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी क्या थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। बेसिकली देखो इससे समझो, आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए तो आप लोगों की क्या उसके अंदर भूख है, आप लोग उसे लेना चाह रहे हो, तो उसको लेने के लिए क्या करोगे, आप कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे। आप लोगों ने कोई गोल सेट कर रखा है, और जब आपको वो गोल मिल जाएगा तो जो आपकी वो जो भूख थी उसे लेने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे आप लोगों को कोई ज़रूरत है, आपकी उसकी क्या है, भूख है, तो आप उसको पाने के लिए क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, कोई गोल सेट किया उस गोल तक पहुंचने के लिए। और जब आपको वो गोल मिल गया, वो गोल अचीव हो गया, मिल गया ना गोल एक्टिविटी करने के बाद, तो वो जो आपकी भूख थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
बेसिकली ये क्लार्क हॉल ने ये जो थ्योरी दी थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी या फिर नीड रिडक्शन थ्योरी, अब जब हमें किसी चीज़ की भूख होती है ना, तो हम उसके लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। हम कई बारी उठना, खाना पीना सब छोड़ देते हैं सिर्फ उसे पाने के लिए, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जो इन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर इज इक्वल्स टू डी इंटू एच। वॉट इज हेयर डी इंटू एच? बी इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू बिहेवियर, D इज इक्वल्स टू ड्राइव एंड H इज इक्वल्स टू हैबिट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है वो आप जो आपकी भूख है और वो आपकी जो हैबिट है उससे आपका बिहेवियर दिखेगा। मतलब आप लोगों को कोई चीज़ पानी है तो आप लोग जो एक्टिविटी करोगे उसको पाने के लिए वो आपके बिहेवियर में दिखेगी। यहाँ पे बेसिकली वही बताया हुआ है। तो यही बताया हुआ है कि हमें जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं ना, तो हम कुछ नेगेटिव चीज़ें भी करने लगते हैं, जिससे मैंने आपको बताया। तो इनकी थ्योरी को नीड रिडक्शन भी थ्योरी भी कहा जाता है और रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। और इनकी एक बुक थी जिससे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस पता होना चाहिए कि क्लार्क हॉल थे जिन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, जब आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप उससे पहले बहुत मचलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जो वो वाली स्टेट होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस, HOMEASTASIS। वो ये कौन सी स्टेट है? जब आप लोग बहुत इच्छुक होते हो, हाँ मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो उससे पहले वाली जो हालात होते हैं उसको ये बोला जाता है, वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, होम्योस्टेसिस। चलो, अगला कॉल्ब्स का मॉडल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। बेसिकली इन्होंने जो ये कहा है एक्सपेरियंशियल लर्निंग, तो इनके नाम से ही दिख रहा है, जो इन्होंने मॉडल दिया है कि जो बच्चा है ना वो किससे लर्न करता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है। तो इन्होंने ना एक कॉन्टिन्यूस 4 स्टेप की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बताई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो चाइल्ड होता है वो कैसे सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो अभी एक बार इनके साइकिल के स्टेजेस देख लो। ये इनकी साइकिल है, ऐसे सर्कल में है। कैसे कैसे है अभी मैं बताती हूँ इनको। सबसे पहले है इनकी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? जो चीज़ें मूर्त हैं, मतलब जिन चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट की बात क्या करूँ कि जो आप जिसे आप देख नहीं सकते हो। सबसे पहले जैसे अगर किसी बच्चे को कुछ करना है बच्चे को, तो सबसे पहले वो उसके बारे में क्या करेगा, फील करेगा, कॉन्क्रीट। फिर वो देखेगा, मतलब रिफ्लेक्टिव में नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर वो उसे वॉच करेगा, फिर वो उसके बारे में थिंक करेगा और फिर वो उसको करना शुरू करेगा, डूइंग। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब यहाँ पे उसका काम शुरू हो गया। कॉन्क्रीट का एक्सपीरियंस मतलब उसने वो यहाँ पे मैं सोचा तो नहीं कहूँगी कि कॉन्क्रीट का मतलब उसने किसी को उसने ये चाहा कि उसे ये करना है। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर वो वॉच करेगा कि भाई उसे कैसे कैसे करना है। फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वो अपने दिमाग में बनाएगा कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे इस तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप लोगों को याद रखने, कैसे भी याद रखो चाहे। ठीक है, इसमें ये देखो, सबसे पहले क्या हो गया, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। फिर वहाँ पे वो उसे खुद करने लगेगा। डाइवर्जिंग देखो, कॉन्क्रीट से रिफ्लेक्टिव तक जाने में मतलब उसको भाई उस तक पहुँचना है, तो वो अपना नज़रिया दूर तक, मतलब जहाँ तक वो देख सकता है ना, देखने की कोशिश करेगा। कि भाई जैसे अब सोचो आप लोग पढ़ने बैठे हो, तो आप लोग क्या करते हो, मटेरियल एक बार लेना शुरू करते हो ना, कि जितना एक बार हम देखें तो सही, डाइवर्ज होके सोचते हो। उसके बाद एसिमिलेट, उसको इकट्ठा करते हो। मतलब अब है चीज़ तुम्हारे पास है, फिर क्या करोगे, उसे पढ़ना शुरू करोगे, उसे देखोगे और सोचोगे कि हमें कैसे कैसे, आप पूरा टाइम टेबल सेट करोगे कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। ठीक है, फिर चीज़ों को कन्वर्ज करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, थिंक एंड डू, और फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, फिर तो आप उसे करने लगोगे। एकोमोडेट, उसको क्या कर लोगे, यहाँ पे कन्वर्ज करो। सबसे पहले क्या किया, डाइवर्जिंग, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपने पूरा अच्छे से हाथ पैर मार लिए, पता चल गया आप लोगों को। एसिमिलेशन, अब आपने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया।
अब क्या करोगे, कन्वर्ज, अब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है, अब उसको करने लगोगे। फिर एकोमोडेट, एकोमोडेट अगर मतलब ठीक है आप कर रहे हो, कोई चेंज की ज़रूरत है तो वहाँ पे एकोमोडेशन हो जाएगा। इस तरीके से पूरा क्या है, कॉल बेस का साइकिल है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो टर्म्स हैं इनको ऐसे की ऐसे ही याद करना है एज इट इज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक इनकी से एक टोकन इकोनॉमी वर्ड होता है। देखो टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, 3 स्टेप्स में होता है ये टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी का मतलब है अ बिहेवियर समवन नीड्स टू एग्जिबिट टोकन और पॉइंट अर्न फॉर engaging in those behavior, exchanging token और point for primary enforce और rewards। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपने ऊपर ये जो कॉल बेस का पढ़ा है इसमें स्टेप पढ़े ना, तो यहीं से ये वर्ड आता है टोकन इकोनॉमी। और अगर आपसे पूछे कि इसका यूज़ किसने किया है, तो स्किनर जो थे जिनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है उन्होंने भी इसका यूज़ किया। इसका मतलब देखो अब क्या है, अब बिहेवियर समवन नीड्स टू एग्जिबिट, मतलब आप लोगों को कोई चीज़ पानी है तो किसी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना बिहेवियर मतलब कुछ ना कुछ करेगा, तो जहाँ वहाँ से हमें उसका बिहेवियर दिखाई देगा। तो जो उसने कुछ ना कुछ किया तो उसके लिए उसे टोकन, जैसे सपोज करो हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें अब खाना खरीदना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाके कुछ लेबर वर्क करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, एनीथिंग एल्स, वहाँ से हमें पैसे मिले। तो यहाँ पे दो रीइंफोर्समेंट हो गई। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या हो गई कि हमें पैसे मिले। क्या पैसे लेना हमारा मकसद था? नहीं ना, मकसद क्या था हमारा, लेना फूड लेना। तो हम उस मनी को एक्सचेंज कर देंगे किस में, फूड को लेने में। जाके हम देखो एक्सचेंज कर दिया क्या, टोकन और पॉइंट फॉर प्राइमरी एनफोर्समेंट और रिवॉर्ड। समझ गए कि हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए हमें अपना बिहेवियर चेंज हमें दिखाना पड़ता है, अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ये लैंग्वेज इस तरीके से है कि आप लोग थोड़ा सा समझने में कंफ्यूज हो जा सकते हो, वरना बात यही है। अब आपके मम्मी पापा काम करते हैं, सबके मम्मी पापा काम करते हैं, आप खुद भी जॉब कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्या पैसा लेना मोटिव है? मोटिव पैसा लेना नहीं है, उस पैसे से कुछ लेना मोटिव है। समझ गए? दिस इज टोकन इकोनॉमी। ओके, चलो अगली है टोलमैन की साइन एंड लर्निंग थ्योरी। इनकी बस वही थ्योरीज याद रख लेना कि टोलमैन की साइन एंड लर्निंग थ्योरी थी, ये जो क्लार्क हल थी इनकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थी, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर है। 10 बार चीज़ों को पढ़ो, एटलीस्ट ये तो याद रखो कि किसने कौन सी थ्योरी दी और किसकी थ्योरी में क्या कहा गया है। इनको क्या कहते हैं, देखो टोलमैन थे, इन्होंने ना रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, कि एक चूहा था, उसको उन्होंने पजल में बंद कर दिया, और उससे पहले जो चूहा था ना कोई एक्टिव नहीं दिखा रहा था, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही चीज़ का टुकड़ा या फिर कुछ भी खाना उन्होंने पजल की दूसरी साइड रख दिया ना, तो चूहे ने अपने दिमाग में मैपिंग बनाना शुरू करी और वो वहाँ तक पहुँच गया, और उससे पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लेटेंट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। तो लेटेंट लर्निंग मतलब जो रैट था उसने क्या, उससे पहले अपनी बुद्धि का यूज़ किया, तो उसने अपनी बुद्धि कहीं ना कहीं छुपा रखी थी जब तक उसे स्टिम्युलेट नहीं किया गया, उसे मतलब उसे कुछ दिया नहीं गया। और क्या क्या कहा जाता है इसे, कोग्निटिव मैपिंग थ्योरी। कोग्निटिव मतलब उसने अपने दिमाग में क्या क्या करने लगा, मैप बनाने लगा। जैसे बेसिकली टोलमैन की थ्योरी का अगर मैं एजुकेशनल उसमें देखूं तो क्या है कि अगर आप लोगों को जब तक यही नहीं पता होगा कि आपका गोल क्या है, तो आपकी जो छुपी हुई शक्तियां हैं कि आप ये भी चीज़ कर सकते हो, आपको पता ही नहीं है कि भाई हाँ आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हो। समझे? तो टोलमैन भी बेसिकली यही, इन्होंने भी यही कहा था कि जब तक आपको आपका गोल नहीं पता होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? उसके बाद चलो इनको फादर ऑफ पर्पसिव बिहेवियरिज्म, कि हमारा कुछ टारगेट है, हमारा कुछ पर्पस होता है तभी हम एक्टिविटी करते हैं, तभी हम अपनी स्किल्स दिखाते हो, अदरवाइज हम अपनी स्किल्स को दिखाते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक ये है एक एडवर्ड रे गुथरी, इनकी जो थ्योरी है बेसिकली इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि हमें बच्चों को अगर चीज़ लर्न करवानी है तो हमें ना इकट्ठी करके कॉन्टीन्यूस, मतलब ये एसोसिएशन पे विश्वास करते थे। ये कहते थे कि जो लर्निंग होती है ना वो एसोसिएशन और कंडीशनिंग से होती है। मतलब हमें बच्चों को इनकी थ्योरी को देखो, एक बार कॉन्टिग्यूस लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहा जाता है, और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सिंगल इफेक्ट भी दिया है। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि
सिर्फ एक ही पेयरिंग इनफ है अगर बच्चे के अंदर आपको क्या करवानी है, लर्निंग करवानी है। अगर आपको एक कनेक्शन बिठाना है, मतलब हमें उसे बार बार स्टिमुलस रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक बार ही हम क्या कर दें, ये इनकी जो थ्योरी है कॉन्टिग्विटी का बेसिकली मतलब है एसोसिएशन एंड कनेक्शनिस्ट, हम चीज़ों को कनेक्ट करके बच्चों को क्या कर दें, लर्निंग दें। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कनेक्शनिज्म और एसोसिएशन की थ्योरी किसने दी है तो आप क्या बोलोगे, एडवर्ड रे गुथरी ने मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों एक ही साथ दे दो, एक कनेक्शन बना दो, तो बच्चा क्या करेगा, जब कनेक्शन बन जाएगा तो बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एट सेम टाइम। समझ गए कि सिर्फ एक पेयरिंग ही काफ़ी है बच्चे को, अगर आपको लोगों को कनेक्शन बनाना है, सिर्फ एक, बार बार स्टिमुलस रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सिंगल इफेक्ट लर्निंग प्लेस थ्रू एसोसिएशन एंड कंडीशनिंग, या फिर ये ठीक है, ये अभी आगे बताते हैं। समझ गए यहाँ तक कि सबकी थ्योरी, ध्यान रखना कि किस किस ने कौन कौन सी थ्योरीज दी है, किस किस की थ्योरी के क्या क्या नाम है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब ऊपर हम दो साइकोलॉजर्स ऐसे पढ़ेंगे जो जिन्होंने कुछ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियरिज्म का यूज़ किया, कुछ सॉर्ट कॉग्निटिविज्म का यूज़ किया है। चलो सबसे पहले आप लोग देखो कि बंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी देखो। इनकी थ्योरी है, इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा है ना वो ऑब्जर्व करके सीखता है। यही बात बिहेवियर, जितने भी ये बिहेवियरिस्ट हैं ये भी तो यही कहते हैं कि बच्चा क्या करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। अब बच्चा दुनिया को देखता है तब सीखता है, राइट। लेकिन मैंने क्यों कहा कि इनका जो थोड़ा सा था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉग्निटिविज्म का ही है। बेसिकली देखो मैंने क्या कहा आपको कि ये दूसरों के उससे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल लर्निंग थ्योरी भी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी, मतलब दूसरों, सोशल क्या वर्ड यूज हो गया यहाँ पे कि दूसरों को, और दूसरों का जो दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना बच्चा उससे सीखता है। और इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने बोबो डोल एक्सपेरिमेंट भी किया। बोबो डोल एक्सपेरिमेंट देखिए कैसे होती है, अगर आप लोगों ने नोबिता में देखी हो, वो नीचे से तो बहुत हैवी होती है और ऊपर से पतली सी होती है। जैसे अगर बलून है, बलून के अंदर आप पानी को भर के रख दोगे, नीचे से वो हैवी हो जाएगा और आप उसको गिराने की कोशिश करोगे वो कभी भी नहीं गिरेगा। तो बोबो डोल एक्सपेरिमेंट में मतलब जो एल्बर्ट बंड्यूरा है, इन्होंने क्या लिया, बच्चों को एक कमरे में लिया और एक ये एक्सपेरिमेंट दिखाया कि जो बड़े लोग हैं ना वो बोबो डोल पे अपना गुस्सा मतलब उसको ऐसे ऐसे फेंक के मारते हैं और उस पर बहुत गुस्सा भी उतार रहे हैं अपना। मतलब पहले उसके साथ खेला, फिर उसको ऐसे मारा पीटा, अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ किया। तो जब बच्चों को उस कमरे से बाहर ले जाके बच्चों को वो बोबो डोल दी गई, तो जो बड़े कर रहे थे ना बच्चों ने उससे भी वही सीखा। बच्चों ने भी क्या किया, उसके साथ अब्यूज बिहेव करने लगे। समझ गए कि इमिटेशन का मतलब दूसरों की नकल करके, और मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग का मतलब यही होता है कि दूसरों को एज अ मॉडल हम मान रहे हैं। समझ गए। इन्होंने स्टेप्स दिए थे क्या, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अटेंशन का मतलब क्या है, अगर हमें किसी को सीखना है तो सबसे पहले अटेंटिव होना पड़ेगा। फिर रिटेंशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिटेंशन का मतलब रिटेंशन का मतलब कि आप लोगों ने कोई चीज़ करी, आप लोगों ने देखो, आप लोग कोई चीज़, आप लोग वहाँ पे अटेंटिव होके कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, फॉर सम टाइम वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। लेकिन जब तक आप उसे करोगे नहीं तब तक क्या वो आप लोगों के दिमाग में स्टोर ही रहेगी भाई, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करो तो आफ्टर सम टाइम वो लॉस्ट भी हो जाएगी। तो उसको स्टोर करके रखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे करना भी पड़ेगा। और रीइंफोर्समेंट का मतलब अगर आप कोई चीज़ करो तो आपको क्या है, रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत है, मोटिवेशन की भी ज़रूरत है उसी काम में लगे रहने में। तो मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट, तो इसको कैसे याद करोगे, RRM या फिर RRR,
ये तो याद रहेगा, RRR मूवी है। और अटेंशन, तो किसी चीज़ को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें अटेंटिव, फिर हमारे वो दिमाग में छप जाएगी, रिटेंशन रिटेंड हो जाएगी। उसके बाद अगर वो हमें हमारे दिमाग में ही रहे तो हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और कई बार हम ढीले ढाले ना पड़ जाए तो हमें रेनफोर्समेंट की या मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। तो इनकी स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स इस तरीके से ही याद करो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इनका बोबोडोल का एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया क्या था। बिहेवियर जो है वो लर्न कर थ्रू वॉचिंग एंड रेप्लिकेटिंग अदर्स, मतलब दूसरों को देख के, तो इसे क्या कह दिया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखने को क्या कहते हैं, विकेरियस लर्निंग। अगर आपसे पूछें कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होता है, दूसरों को देखना, और दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखना विकेरियस लर्निंग। अगर आपसे पूछे कि सेल्फ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सेल्फ एफिशिएंसी ये किसने दिया, एल्बर्ट बंड्यूरा ने ही दिया है। बेसिकली सेल्फ एफिकेसी, एफिशिएंसी नहीं, एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब कि कुछ भी हो जाए भाई हम तो ये करके दिखाएंगे, खुद पर विश्वास होना, दैट इज नोन एज सेल्फ एफिकेसी। कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ कर लेंगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी, कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, सम सॉर्ट ऑफ। इसमें किसका है, मतलब अब तो हम इसे बिहेवियरिज्म थ्योरी कहेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा जो इसी पे दिया ना कि बच्चा देख के सीख रहा है, बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है। तो बिहेवियरिस्ट भी तो यही कहते हैं कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, ठीक है। समझ गए, इमिटेशन थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव। ये मत समझना कि सोशल कॉग्निटिव है, सोशल कॉग्निटिव तो हमारे वाइगोस्की भी हैं, वो कि बच्चा समाज से सीखता है। वहाँ पे सोशल कॉग्निटिव में जो वाइगोस्की ने दिया, उन्होंने क्या कहा है सोशल कॉग्निटिव में, कि बच्चा बाहर से अपने दिमाग को डेवलप करता है। लेकिन जो बेंड्यूरा की थ्योरी है, इन्होंने कहा है कि बच्चा बिल्कुल समाज से जो चीज़ बड़े कर रहे हैं, जो चीज़ दूसरों ने करी है, वो बिल्कुल एज इट इज करता है। तो थोड़ा सा ये फर्क है। चलो आगे। ये और देख लो, क्या गैगने थ्योरी ऑफ हायरार्की, गैगने थ्योरी ऑफ हायरार्की, ये हमें किसने दी है, रॉबर्ट एम गार्गे ने, गैगने ने दी है। इनकी एक बुक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें इन्होंने क्या बताया, मेंटल कंडीशन ऑफ लर्निंग के बारे में भी बताया है। मतलब अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसमें बिहेवियर का भी यूज़ है और मेंटल का भी यूज़ है। देखो इनकी ये हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये बता दिया कि मेंटल दिमाग की बात करी है, इन्होंने कुछ बिहेवियर की भी बात कर ली और कुछ दिमाग की भी बात कर ली, ठीक है। मेंटल कंडीशनिंग लर्निंग के बारे में, मेंटल कंडीशन ऑफ लर्निंग के बारे में इन्होंने बात करी और अपनी थ्योरी के लिए इन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं। और हायरार्की का मतलब आप लोगों को पता है कि सरल से जटिलता की ओर जाना, सिंपल से मुश्किल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, ठीक है। तो इनके देखो ये रही कि पहले अगर आप लोगों से पूछे कि जो ये पहले 4 स्टेजेस हैं ये तो बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं, और जो बाद के 4 हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं। मतलब बच्चा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे बिहेवियरिज्म खत्म हो जाएगा, कॉग्निटिविज्म शुरू हो जाएगा। समझ गए। अब सिग्नल लर्निंग, सिग्नल सबसे पहले आता है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग का मतलब कि कुछ सिग्नल सेट कर दिया, जैसे रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। जैसे अगर मैं पावलोव के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे बेल एक सिग्नल था। तो ये सिग्नल लर्निंग, एक सिग्नल सेट कर दिया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो ये तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हो गए ना, कि देख के हम चीज़ों को सीख रहे हैं। फिर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग, एसआर लर्निंग, ये थॉर्नडाइक ने भी यूज़ किया। मतलब जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो तो सारे ही यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे को हम स्टिमुलेट देंगे तो बच्चा सामने से रिस्पॉन्स करेगा, तब वो सीखेगा। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से बच्चा सीख रहा है, ठीक है। उसके बाद चेनिंग, मतलब चीज़ों को एक चेन बना बना के कनेक्ट कर करके सीख रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो बिहेवियरलिज्म। फिर वर्बल एसोसिएशन, मतलब वर्ब्स को जो एसोसिएट करके, मतलब ये क्या है, कैट है, कैट क्या करती है, रैट को खाती है, तो कैट एक वर्ड हो गया, ईट एक वर्ड हो गया और रैट एक वर्ड हो गया, तो कैट ईट रैट। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, वर्ब्स को इकट्ठा कर दिया ना। फिर डिस्क्रिमिनेशन,
वो चीज़ों में अंतर करना सीखता है। तो चीज़ों में जब अंतर करना सीखेगा तो वहाँ पे वो अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात आ जाएगी वहाँ तो कॉग्निटिज्म अपने आप आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। फिर प्रिंसिपल्स और रूल्स के बारे में, जब भी किसी, जैसे अगर मैं मैथ्स के रूल्स की बात करूँ कि ट्राइंगल का ये रूल होता है, ट्रिग्नोमेट्री के ये रूल्स होते हैं, तो उसमें किसका यूज़ होगा, दिमाग का यूज़ होगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग की मतलब भाई आप लोगों को कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसमें क्या किसी को ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे तो अपना दिमाग ही लगाओगे ना। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। जो ये हमारे बंड्यूरा हैं और जो ये रॉबर्ट गैगनी है, इनकी थ्योरीज की स्टेजेस याद करके रखना। 8 स्टेज है, पहली 4 स्टेज बिहेवियरल की हैं, बाद की 4 है मतलब सिंपल से अगर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओगे तो बिहेवियरलिज्म खत्म होता चला जाएगा, क्या शुरू होता जाएगा, कॉग्निटिविज्म शुरू होता चला जाएगा, आपका दिमाग काम करने लग जाएगा वहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये एक, देखें और कुछ तो नहीं बच गया ना। अच्छा, देखो ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म के बारे में। कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट क्या मानते हैं कि इनपुट होती है, आउटपुट होती है, बस बात खत्म। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने किया, ये चीज़ हो रही है और आप लोग चीज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से आप सीख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इनकी लिमिटेशंस की, 1 मिनट, मैंने लिमिटेशंस लिखी तो थी, बिहेवियर्स की लिमिटेशन, कि जो ये इमोशंस थे, थॉट्स थे, एक्शंस थे, इन्होंने ये कहा कि ये तो कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो क्या होता है, बस एनवायरनमेंट होता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, अदरवाइज और तो कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने जेनेटिक इनहेरिटेंस को, हेरिडिटी को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इन्होंने जो माइंड के अंदर की डेप्थ है उसके बारे में तो इन्होंने बात ही नहीं करी, और एक्चुअल में माइंड ही सब कुछ है और इन्होंने इसके बारे में बात ही नहीं करी। इसलिए ये क्या हो गया, बिहेवियरिज्म की जो ये थ्योरी है ये फेल हो गई। आई थिंक इसलिए उसके बाद कॉग्निटिविज्म आया और उसके बाद क्या आया, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म आया। ठीक है, आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी इसके बाद हम कल जो पहले पढ़ेंगे गेस्टाल्ट, साइकोलॉजिस्ट के गेस्टाल्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या कहती हैं, ये जो कहते हैं कि ना हम चीज़ों को पूरा होती, जब चीज़ कोई पूरी होगी तो अच्छे से सीख पाएंगे इन कंपैरिजन टू पार्ट। जैसे अगर मैं आपको गाड़ी का एक एक पार्ट दिखाऊं, आप लोग नहीं समझ पाओगे इतने अच्छे से। मैं आप लोगों को पूरी गाड़ी दिखा दूंगी तो आप बोल दोगे ना कि गाड़ी है। तो कई जगह वो सही होता है, कई जगह पार्शियल पार्ट्स सही होते हैं। तो इस तरीके से हैं, ठीक है। ये कल कॉग्निटिविज्म के बारे में पढ़ोगे। इन्होंने क्या कहा था कि भाई इनपुट और आउटपुट के बीच में दिमाग में कुछ चल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने कोई चीज़ देखो, ये चीज़ गर्म है, आप लोगों ने उसे छुआ, आप उसे एकदम से हटा लेते हो। वो एकदम से हटाना किसने आपको मैसेज किया, आप लोगों के दिमाग ने ही तो उसे मैसेज किया कि भाई हटा ले, ये गर्म है। आपके दिमाग तक वो चीज़ पहुंची, दिमाग ने उसे वहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हुई, फिर एकदम से आपके पास आया मैसेज कि हट जा, तो फिर आप लोग हटा लेते हो हाथ। तो वो जो प्रोसेस के बारे में वो कॉग्निटिविज्म्स थे, इन्होंने बात करी थी और ये 1950s के टाइम है, ठीक है। उसके बाद बीच में गेस्टाल्ट भी है। जो गेस्टाल्ट थे एक्चुअल में इन्होंने किस पे बात करी थी, इन्होंने बात करी थी परसेप्शंस के बारे में। परसेप्शंस के बारे में मतलब थिंकिंग, कि इंसान कुछ थिंकिंग जैसी चीज़ भी होती है, इन्होंने ये बताया था, ठीक है, कि विचार, ठीक है, कि चीज़ें माइंड के अंदर जाती कैसे हैं, इन्होंने उसके बारे में बात करी थी। तो इसके अगर हम कॉग्निटिविज्म के अगर कॉन्सेप्ट्स को अगर किसने दिया था तो वो ब्रूनर थे, और ये कौन थे, मिलर थे। मिलर और ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। और अगर हम फादर बोला जाए इसके गेस्टाल्ट के, तो ये कौन है, वेक्स वॉट हीमर है, ठीक है। वॉट हीमर थी, जिन्होंने, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि गेस्टाल्ट के वो कौन थे, फादर कौन थे, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, वॉट हीमर थे। और कौन कौन से पर्सन हैं जो इससे रिलेट करते हैं गेस्टाल्ट से, गेस्टाल्ट की थ्योरी से, कॉलर याद रखना, कॉफका याद रखना और कर्ट लुइन याद रखना, ठीक है। कॉफका, कॉलर और कर्ट लुइन। कॉलर की थ्योरी है इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, ये कल पढ़ेंगे। कर्ट लुइन की थ्योरी है फील्ड थ्योरी, ये भी कल पढ़ेंगे। और कॉफका थे, इन्होंने माइंड का डेवलपमेंट कैसे होता है इस बारे में बात करी थी। तो सारे जितने भी हमारे गेस्टाल्टवादी थे, जो गेस्टाल्ट की थ्योरी पे विश्वास करते थे, इन सब ने ही
किसके यही तो बताया था कि चीज़ें माइंड के अंदर जाती कैसे हैं, माइंड के बारे में गेस्टाल्ट ने बात करी थी। तो आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बिहेवियरिज्म की थ्योरीज बहुत सारी, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में तो पक्का खिचड़ी बन गई होगी, लेकिन चीज़ों को याद करिए, कोशिश करिए याद रखने की। 2 3 4 बार अगर नोट्स बना रहे हो, उन्हीं में से देखोगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। एंड आई थिंक होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। बस यही है, और प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं समझ में आया तो वीडियोस को दोबारा देखिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मेरे से कहीं गलती हो गई तो मुझे भी करेक्ट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉग्निटिविज्म के साथ। एंड इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आप सबसे।